नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है हमारे भारत देश के महान राजा छत्रपति शिवाजीराजे भोसले के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। छत्रपति शिवाजीराजे भोसले 1630 से 1680 भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और वह छत्रपति बने। तत्वदर्शी संत मिला होता तो शिवाजीराजे मोक्ष का मार्ग चुनते। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध गोरिल्ला युद्धनीति की नई शैली शिवसूत्र विकसित की। गोरिल्ला युद्धनीति छापामार युद्धनीति के जनक मराठा ही थे। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में स्मरण किए जाने लगे। बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजीराजे जन्मोत्सव की शुरुआत की। मालोजीराजे भोसले 1552 से 1597 अहमदनगर सल्तनत के एक प्रभावशाली जनरल थे। पुणे चाकण और इंदापुर के देशमुख थे। मालोजीराजे के बेटे शहाजीराजे भी विजापुर सुल्तान के दरबार में बहुत प्रभावशाली राजनेता थे। शहाजी राजे अपने पत्नी जिजाबाई से शिवाजी का जन्म हुआ। आरंभिक जीवन शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शहाजीराजे भोसले एक शक्तिशाली सामंत राजा थे। उनकी माता जिजाबाई जाधवराव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजीराजे था, जो अधिकतर समय अपने पिता शहाजीराजे भोसले के साथ ही रहते थे। शहाजीराजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहिते थीं। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम व्यंकोजीराजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में बीता। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो गई थी। उन्होंने कुछ स्वामीभक्त साथियों का संगठन किया। शिवाजी की माता जीजाबाई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उनका इनके जीवन पर अत्यधिक अच्छा प्रभाव पड़ा। वैवाहिक जीवन शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निम्बाकर सई भोसले के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। सई भोसले शिवाजी की पहली और प्रमुख पत्नी थीं। वह अपने पति के उत्तराधिकारी संभाजी की मां थीं। शिवाजी ने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की। शिवाजी की पत्नियां सईबाई निम्बालकर, संभाजी, रानूबाई, सखुबाई, अंबिकाबाई, सोराबाई मोहिते, राजाराम, दीपाबाई, सकवरबाई गायकवाड़, कमलाबाई, सगुणाबाई शिर्के, राजकुंवरबाई, पुतलाबाई पालकर, काशीबाई जाधव, लक्ष्मीबाई विचारे, गुमवांताबाई इंगले। सैनिक वर्चस्व का आरंभ उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों को बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है और कोई 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा माने जाते हैं। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं।
शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावलों मावा नाम देकर सभी को संगठित किया और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युवकों को लाकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया था। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष तथा मुगलों के आक्रमण से परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों से अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथ सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़ा तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति अपनाई। सबसे पहला दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। दुर्गों पर नियंत्रण। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला दुर्ग था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अधिकार किया था। उसके बाद तोरना का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वे पहले किलेदार की तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार हैं और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कमियों की मरम्मत का काम करवाया। इससे कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तो वह क्षुब्ध हुआ। उसने शाहजी राजे को अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी के 23 किलों पर कब्जा किया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को इस संधि की शर्तों को मानते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयसिंह को सौंपना पड़ा। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालुसरे ने कोंढाणा दुर्ग पर कब्जा किया पर उस युद्ध में वह वीरगति को प्राप्त हुआ। उसकी याद में कोंडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रखा गया। शाहजी राजे को पुणे और सूपा की जागीरदारी दी गई थी और सूपा का दुर्ग उनके संबंधी बाजी मोहिते के हाथ में थी। शिवाजी महाराज ने रात के समय सूपा के दुर्ग पर आक्रमण करके दुर्ग पर अधिकार कर लिया और बाजी मोहिते को शाहजी राजे के पास कर्नाटक भेज दिया। उसकी सेना का कुछ भाग भी शिवाजी महाराज की सेवा में आ गया। इसी समय पुरंदर के किलेदार की मृत्यु हो गई और किले के उत्तराधिकार के लिए उसके तीनों बेटों में लड़ाई छिड़ गई। दो भाइयों के निमंत्रण पर शिवाजी महाराज पुरंदर पहुंचे और कूटनीति का सहारा लेते हुए उन्होंने सभी भाइयों को बंदी बना लिया। इस तरह पुरंदर के किले पर भी उनका अधिकार स्थापित हो गया। 1647 ईस्वी तक वे चाकन से लेकर नीरा तक के भूभाग के भी अधिपति बन चुके थे। अपनी बढ़ी सैनिक शक्ति के साथ शिवाजी महाराज ने मैदानी इलाकों में प्रवेश करने की योजना बनाई। एक अश्वारोही सेना का गठन कर शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध एक सेना भेजी। आबाजी ने कोंकण सहित 9 अन्य दुर्गों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन आ गए थे। लूट की सारी संपत्ति रायगढ़ में सुरक्षित रखी गई। कल्याण के गवर्नर को मुक्त कर शिवाजी महाराज ने कोलाबा की ओर रुख किया और यहाँ के प्रमुखों को विदेशियों के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया। शाहजी की बंदी और युद्ध विराम। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही आक्रोश में था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया।
शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकुंडा का शासक था, और इस कारण आदिल शाह का शत्रु बीजापुर के दो सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहाजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की, प्रभुता का विस्तार, शाहजी की मुक्ति की शर्तों के मुताबिक शिवाजीराजे ने बीजापुर के क्षेत्रों पर आक्रमण तो नहीं किया, पर उन्होंने दक्षिण पश्चिम में अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा की। पर इस क्रम में जावली का राज्य बाधा का काम कर रहा था। यह राज्य सातारा के सुदूर उत्तर पश्चिम में वामा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। यहाँ का राजा चंद्रराव मोरे था, जिसने ये जागीर शिवाजी से प्राप्त की थी। शिवाजी ने मोरे शासक चंद्रराव को स्वराज में शामिल होने को कहा, पर चंद्रराव बीजापुर के सुल्तान के साथ मिल गया। सन 1656 में शिवाजी ने अपनी सेना लेकर जावली पर आक्रमण कर दिया। चंद्रराव मोरे और उसके दोनों पुत्रों ने शिवाजी के साथ लड़ाई की, पर अंत में वे बंदी बना लिए गए, पर चंद्रराव भाग गया। स्थानीय लोगों ने शिवाजी के इस कृत्य का विरोध किया, पर वे विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। इससे शिवाजी को उस दुर्ग में संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिल गई। इसके अलावा कई मावल सैनिक मुरारबाजी देशपांडे भी शिवाजी की सेना में सम्मिलित हो गए। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने की बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना ने जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणामस्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गया और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चला गया और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का शाह बन गया। कोंकण पर अधिकार, दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर की डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने समरजी को जंजीरा पर आक्रमण करने को कहा, परंतु जंजीरा के सिद्दियों के साथ उनकी लड़ाई कई दिनों तक चली। इसके बाद शिवाजी ने खुद जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अधिकार कर लिया और दमन के पुर्तगालियों से वार्षिक कर एकत्र किया। कल्याण तथा भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया। इस समय तक शिवाजी 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। बीजापुर से संघर्ष। इधर औरंगजेब के आगरा उत्तर की ओर लौट जाने के बाद बीजापुर के सुल्तान ने भी राहत की सांस ली। अब शिवाजी ही बीजापुर के सबसे प्रबल शत्रु रह गए थे। शाहजी को पहले ही अपने पुत्र को नियंत्रण में रखने को कहा गया था, पर शाहजी ने इसमें अपनी असमर्थता जाहिर की। शिवाजी से निपटने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने अब्दुल्लाह भटारी अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल ने 12,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ वह सतारा के 30 किलोमीटर उत्तरवाई शिरवल के नजदीक तक आ गया, पर शिवाजी प्रतापगढ़ के दुर्ग पर ही रहे। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर को संधिवार्ता के लिए भेजा। उसने उसके मार्फत ये संदेश भिजवाया कि अगर शिवाजी बीजापुर की अधीनता स्वीकार कर ले तो सुल्तान उसे उन सभी क्षेत्रों का अधिकार दे देंगे जो शिवाजी के नियंत्रण में हैं। साथ ही शिवाजी को बीजापुर के दरबार में एक सम्मानित पद प्राप्त होगा। हालांकि शिवाजी के मंत्री और सलाहकार इस संधि के पक्ष में थे, पर शिवाजी को ये वार्ता रास नहीं आई। उन्होंने कृष्णजी भास्कर को उचित सम्मान देकर अपने दरबार में रख लिया और अपने दूत गोपीनाथ को वस्तुस्थिति का जायजा लेने अफजल खां के पास भेजा।
गोपीनाथ और कृष्णजी भास्कर से शिवाजी को ऐसा लगा कि संधि का षड्यंत्र रचकर अफजल खां शिवाजी को बंदी बनाना चाहता है। अतः उन्होंने युद्ध के बदले अफजल खां को एक बहुमूल्य उपहार भेजा और इस तरह अफजल खां को संधि वार्ता के लिए राजी किया। संधि स्थल पर दोनों ने अपने सैनिक घात लगाकर रखे थे। मिलने के स्थान पर जब दोनों मिले तब अफजल खां ने अपने कटियार से शिवाजी पे वार किया। बचाव में शिवाजी ने अफजल खां को अपने वस्त्रों व घनखों से मार दिया। 10 नवंबर 1659। अफजल खां की मृत्यु के बाद शिवाजी ने पन्हाला के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद पवनगढ़ और वसंतगढ़ के दुर्गों पर अधिकार करने के साथ ही साथ उन्होंने रुस्तम खां के आक्रमण को विफल भी किया। इससे राजापुर तथा दावुल पर भी उनका कब्जा हो गया। अब बीजापुर में आतंक का माहौल पैदा हो गया और वहां के सामंतों ने आपसी मतभेद भुलाकर शिवाजी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। 2 अक्टूबर 1665 को बीजापुरी सेना ने पन्हाला दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी संकट में फंस चुके थे, पर रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर वे भागने में सफल रहे। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान संभालकर पन्हाला, पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया, राजापुर को लूट लिया और श्रृंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला। इसी समय कर्नाटक में सिद्दी जौहर के विद्रोह के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के साथ समझौता कर लिया। इस संधि में शिवाजी के पिता शाहजी ने मध्यस्थता का काम किया। सन 1662 में हुई इस संधि के अनुसार शिवाजी को बीजापुर के सुल्तान द्वारा स्वतंत्र शासक की मान्यता मिली। इसी संधि के अनुसार उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में पोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदापुर से लेकर पश्चिम में दावुल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। शिवाजी की सेना में इस समय तक 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार हो गए थे। मुगलों से संघर्ष। उत्तर भारत में बादशाह बनने की होड़ खत्म होने के बाद औरंगजेब का ध्यान दक्षिण की तरफ गया। वो शिवाजी की बढ़ती प्रभुता से परिचित था और उसने शिवाजी पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाइस्ता खां अपने 1,50,000 फौज लेकर सूपन और चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर पूना पहुंच गया। उसने 3 साल तक मावल में लुटमार की। एक रात शिवाजी ने अपने 350 मवलों के साथ उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता तो खिड़की के रास्ते बच निकलने में कामयाब रहा, पर उसे इसी क्रम में अपनी 4 अंगुलियों से हाथ धोना पड़ा। शाइस्ता खां के पुत्र अबुल फतेह तथा 40 रक्षकों और अनगिनत सैनिकों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ पर मराठों ने अंधेरे में स्त्री पुरुष के बीच भेद न कर पाने के कारण खान के जनान खाने की बहुत सी औरतों को मार डाला था। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता को दक्कन के बदले बंगाल का सूबेदार बना दिया और शाहजादा मुअज्जम शाइस्ता की जगह लेने भेजा गया। सूरत में लूट। इस जीत से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 6 साल शाइस्ता खान ने अपनी 1,50,000 फौज लेकर राजा शिवाजी का पूरा मुल्क जलाकर तबाह कर दिया था। इसलिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना आरंभ किया। सूरत उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने 4,000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। आम आदमी को उन्होंने नहीं लूटा और फिर लौट गए। इस घटना का जिक्र डच तथा अंग्रेजों ने अपने लेखों में किया है। उस समय तक यूरोपीय व्यापारियों ने भारत तथा अन्य एशियाई देशों में बस गए थे। नादिर शाह के भारत पर आक्रमण करने तक 1739 किसी भी यूरोपीय शक्ति ने भारतीय मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने की नहीं सोची थी। सूरत में शिवाजी की लूट से खिन्न होकर औरंगजेब ने इनायत खां के स्थान पर गयासुद्दीन खां को सूरत का फौजदार नियुक्त किया।
और शहजादा मुअज्जम तथा उपसेनापति राजा जसवंत सिंह की जगह दिलेर खां और राजा जयसिंह की नियुक्ति की गई। राजा जयसिंह ने बीजापुर के सुल्तान, यूरोपीय शक्तियां तथा छोटे सामंतों का सहयोग लेकर शिवाजी पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शिवाजी को हानि होने लगी और हार की संभावना को देखते हुए शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव भेजा। जून 1665 में हुई इस संधि के मुताबिक शिवाजी 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख खून सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी को मिलेंगे पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख खून अदा करने होंगे। इसके अलावा प्रतिवर्ष 5 लाख खून का राजस्व भी वे देंगे। शिवाजी स्वयं औरंगजेब के दरबार में होने से मुक्त रहेंगे पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में खिदमत करनी होगी। बीजापुर के खिलाफ शिवाजी मुगलों का साथ देंगे। आगरा में आमंत्रण और पलायन। शिवाजी को आगरा बुलाया गया जहां उन्हें लगा कि उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में उन्होंने अपना रोष भरे दरबार में दिखाया और औरंगजेब पर विश्वासघात का आरोप लगाया। औरंगजेब इससे क्षुब्ध हुआ और उसने शिवाजी को नजरबंद कर दिया और उन पर 5000 सैनिकों के पहरे लगा दिए। कुछ ही दिनों बाद 18 अगस्त 1666 को राजा शिवाजी को मार डालने का इरादा औरंगजेब का था, लेकिन अपने अदम्य साहस और युक्ति के साथ शिवाजी और संभाजी दोनों इससे भागने में सफल रहे। 17 अगस्त 1666 संभाजी को मथुरा में एक विश्वासी ब्राह्मण के यहाँ छोड़ शिवाजी महाराज बनारस गए। पूरी होते हुए सकुशल राजगढ़ पहुंच गए। 2 सितंबर 1666। इससे मराठों को नवजीवन सा मिल गया। औरंगजेब ने जयसिंह पर शक करके उसकी हत्या विष देकर करवा डाली। जसवंत सिंह के द्वारा पहल करने के बाद सन 1668 में शिवाजी ने मुगलों के साथ दूसरी बार संधि की। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की मान्यता दी। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 की मनसबदारी मिली और शिवाजी को पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया गया। पर सिंहगढ़ और पुरंदर पर मुगलों का आधिपत्य बना रहा। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हराया। राज्याभिषेक। सन 1674 तक शिवाजी ने उन सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देने पड़े थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मुस्लिम सैनिकों ने ब्राह्मणों को धमकी दी कि जो भी शिवाजी का राज्याभिषेक करेगा उनकी हत्या कर दी जाएगी। जब ये बात शिवाजी तक पहुंची कि मुगल सरदार ऐसे धमकी दे रहे हैं, तब शिवाजी ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा कि अब वो उस राज्य के ब्राह्मण से ही अभिषेक करवाएंगे जो मुगलों के अधिकार में है। शिवाजी के निजी सचिव बालाजी जी ने काशी में 3 दूतों को भेजा, क्योंकि काशी मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब दूतों ने संदेश दिया तो काशी के ब्राह्मण काफी प्रसन्न हुए, किंतु मुगल सैनिकों को यह बात पता चल गई तब उन ब्राह्मणों को पकड़ लिया। परंतु युक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणों ने मुगल सैनिकों के समक्ष उन दूतों से कहा कि शिवाजी कौन है हम नहीं जानते हैं, वे किस वंश से हैं। दूतों को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हमें पता नहीं है। तब मुगल सैनिकों के सरदार के समक्ष उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमें कहीं अन्यत्र जाना है, शिवाजी किस वंश से हैं आपने नहीं बताया, ऐसे में हम उनके राज्याभिषेक कैसे कर सकते हैं। हम तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और काशी का कोई अन्य ब्राह्मण भी राज्याभिषेक नहीं करेगा जब तक राजा का पूर्ण परिचय न हो। आप वापस जा सकते हैं।
मुगल सरदार ने खुश होकर ब्राह्मणों को छोड़ दिया और दूतों को पकड़कर औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने की सोची, पर वो भी चुपके से निकल भागे। वापस लौटकर उन्होंने ये बात बालाजी आव तथा शिवाजी को बताई, परंतु आश्चर्यजनक रूप से 2 दिन बाद वही ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रायगढ़ पहुंचे और शिवाजी का राज्याभिषेक किया। इसके बाद मुगलों ने फूट डालने की कोशिश की और शिवाजी के राज्याभिषेक के बाद भी पुणे के ब्राह्मणों को धमकी दी, कहा कि शिवाजी को राजा मानने से मना करो ताकि प्रजा भी इसे न माने। लेकिन उनकी नहीं चली। शिवाजी ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया, पर उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। इस कारण से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि ग्रहण की। 2 बार हुए इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च हुए। इस समारोह में हिंदवी स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। विजयनगर के पतन के बाद दक्षिण में यह पहला हिंदू साम्राज्य था। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया। इसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने कोंकण विजय के लिए अपने 2 सेनाधीशों को शिवाजी के विरुद्ध भेजा, पर वे असफल रहे। दक्षिण में विजय सन 1677 से 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया। बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेगाम तथा धारवाड़ का क्षेत्र, मैसूर, वेलारी, त्रिचूर तथा जिंजी पर अधिकार करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का देहांत हो गया। मृत्यु और उत्तराधिकार। विष दिलाने के बाद शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 में हुई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकार संभाजी को मिले। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र संभाजी थे और दूसरी पत्नी से राजाराम नाम एक दूसरा पुत्र था। उस समय राजाराम की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। मराठों ने संभाजी को राजा मान लिया। उस समय औरंगजेब राजा शिवाजी का देहांत देखकर अपनी पूरे भारत पर राज्य करने की अभिलाषा से अपनी 5,000,000 सेना सागर लेकर दक्षिण भारत जीतने निकला। औरंगजेब ने दक्षिण में आते ही आदिलशाही 2 दिनों में और कुतुबशाही 1 ही दिनों में खत्म कर दी, पर राजा संभाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने 9 साल युद्ध करते हुए अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखी। औरंगजेब के पुत्र शहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। संभाजी ने उसको अपने यहाँ शरण दी। औरंगजेब ने अब फिर जोरदार तरीके से संभाजी के खिलाफ आक्रमण करना शुरू किया। उसने अंततः 1689 में संभाजी के बीवी के सगे भाई यानी गणोजी शिर्के की मुखबरी से संभाजी को मुकर्र खां द्वारा बंदी बना लिया। औरंगजेब ने राजा संभाजी से बदसलूकी की और बुरा हाल करके मार दिया। अपनी राजा की औरंगजेब द्वारा की गई बदसलूकी और नृशंसता द्वारा मारा हुआ देखकर पूरा मराठा स्वराज्य क्रोधित हुआ। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से राजाराम के नेतृत्व में मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजाराम की पत्नी ताराबाई 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका बनकर राज करती रही। आखिरकार 25 साल मराठा स्वराज्य के युद्ध लड़के थके हुए औरंगजेब की उसीच तृप्ति शिवाजी के स्वराज्य में दफन हुए। शासन और व्यक्तित्व। शिवाजी को एक कुशल और प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है। यद्यपि उनको अपने बचपन में पारंपरिक शिक्षा कुछ खास नहीं मिली थी, पर वे भारतीय इतिहास और राजनीति से सुपरिचित थे। उन्होंने शुक्राचार्य तथा कौटिल्य को आदर्श मानकर कूटनीति का सहारा लेना कई बार उचित समझा था। अपने समकालीन मुगलों की तरह वह भी निरंकुश शासक थे, अर्थात शासन की समूची बागडोर राजा के हाथ में ही थी। पर उनके प्रशासकीय कार्यों में मदद के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इसमें मंत्रियों के प्रधान को पेशवा कहते थे, जो राजा के बाद सबसे प्रमुख हस्ती था।
अमात्य वित्त और राजस्व के कार्यों को देखता था तो मंत्री राजा की व्यक्तिगत दैनंदिनी का ख्याल रखाता था। सचिव दफ्तरी काम करते थे जिसमें शाही मुहर लगाना और संधि पत्रों का आलेख तैयार करना शामिल होते थे। सुमंत विदेश मंत्री था। सेना के प्रधान को सेनापति कहते थे। दान और धार्मिक मामलों के प्रमुख को पंडितराव कहते थे। न्यायाधीश न्यायिक मामलों का प्रधान था। मराठा साम्राज्य 3 या 4 विभागों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत में एक सूबेदार था जिसे प्रांतपति कहा जाता था। हर एक सूबेदार के पास भी एक अष्टप्रधान समिति होती थी। कुछ प्रांत केवल करदाता थे और प्रशासन के मामले में स्वतंत्र। न्याय व्यवस्था प्राचीन पद्धति पर आधारित थी। शुक्राचार्य, कौटिल्य और हिंदू धर्मशास्त्रों को आधार मानकर निर्णय दिया जाता था। गांव के पटेल फौजदारी मुकदमों की जांच करते थे। राज्य की आय का साधन भूमि से प्राप्त होने वाला कर था, पर चौथ और सरदेशमुखी से भी राजस्व वसूला जाता था। चौथ पड़ोसी राज्यों की सुरक्षा की गारंटी के लिए वसूले जाने वाला कर था। शिवाजी अपने को मराठों का सरदेशमुख कहते थे और इसी हैसियत से सरदेशमुखी कर वसूला जाता था। राजमुद्रा, शिवाजी की राजमुद्रा संस्कृत में लिखी हुई एक अष्टकोणीय मुहर सील थी जिसका उपयोग वे अपने पत्रों एवं सैन्य सामग्री पर करते थे। उनके हजारों पत्र प्राप्त हैं जिन पर राजमुद्रा लगी हुई है। माना जाता है कि शिवाजी के पिता शाहजीराजे भोसले ने यह राजमुद्रा उन्हें तब प्रदान की थी जब शाहजी ने जीजाबाई और तरुण शिवाजी को पुणे की जागीर संभालने के लिए भेजा था। जिस सबसे पुराने पत्र पर यह राजमुद्रा लगी है वह सन 1639 का है। मुद्रा पर लिखा वाक्य निम्नलिखित है। प्रतिपच्चंद्रलेखे वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता शासुनोह शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते। अर्थ, जिस प्रकार बाल चंद्रमा प्रतिपद धीरे धीरे बढ़ता जाता है और सारे विश्व द्वारा वंदनीय होता है, उसी प्रकार शाहजी के पुत्र शिव की यह मुद्रा भी बढ़ती जाएगी। धार्मिक नीति। शिवाजी एक धर्मपरायण हिंदू शासक थे तथा वह धार्मिक सहिष्णु भी थे। उनके साम्राज्य में मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देते थे। पारंपरिक हिंदू मूल्यों तथा शिक्षा पर बल दिया जाता था। अपने अभियानों का आरंभ वे प्रायः दशहरा के अवसर पर करते थे। चरित्र। शिवाजी महाराज को अपने पिता से स्वराज की शिक्षा ही मिली। जब बीजापुर के सुल्तान ने शाहजी राजे को बंदी बना लिया तो एक आदर्श पुत्र की तरह उन्होंने बीजापुर के शाह से संधि कर शाहजी राजे को छुड़वा लिया। इससे उनके चरित्र में एक उदार अवयव नजर आता है। उसके बाद उन्होंने पिता की हत्या नहीं करवाई जैसा कि अन्य सम्राट किया करते थे। शाहजी राजे के मरने के बाद ही उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया। हालांकि वो उस समय तक अपने पिता से स्वतंत्र होकर एक बड़े साम्राज्य के अधिपति हो गए थे। उनके नेतृत्व को सब लोग स्वीकार करते थे। यही कारण है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह जैसी प्रमुख घटना नहीं हुई थी। वह एक अच्छे सेनानायक के साथ एक अच्छे कूटनीतिज्ञ भी थे। कई जगहों पर उन्होंने सीधे युद्ध लड़ने की बजाय कूटनीति से काम लिया था, लेकिन यही उनकी कूटनीति थी जो हर बार बड़े से बड़े शत्रु को मात देने में उनका साथ देती रही। शिवाजी महाराज की गनिमीकावा नामक कूटनीति, जिसमें शत्रु पर अचानक आक्रमण करके उसे हराया जाता है, विलोभनीयता से और आदर से याद किया जाता है। शिवाजी महाराज के गौरव में ये पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। शिवरायाचे 8वावे स्वरूप। शिवरायाचा 8वावा साक्षेप। शिवरायाचा 8वावा प्रताप। भूमंडी। प्रमुख तिथियां और घटनाएं। 29 फरवरी 1630 शिवाजी महाराज का जन्म। 14 मई 1640 शिवाजी महाराज और साईबाई का विवाह।
1642 शिवाजी और सोयाराबाई का विवाह 1646 शिवाजी महाराज ने पुणे के पास तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मोरे से जावली जीता। 10 नवंबर 1659 शिवाजी महाराज ने अफजल खान का वध किया। 5 सितंबर 1659 संभाजी का जन्म। 1659 शिवाजी महाराज ने बीजापुर पर अधिकार कर लिया। 6 से 10 जनवरी 1664 शिवाजी महाराज ने सूरत पर धावा बोला और बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त की। 1665 शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के साथ पुरंदर शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1666 शिवाजी महाराज आगरा कारावास से भाग निकले। 1667 औरंगजेब राजा शिवाजी महाराज के शीर्षक अनुदान। उन्होंने कहा कि कर लगाने का अधिकार प्राप्त है। 1668 शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच शांति संधि। 1670 शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला। 1670 राजाराम का जन्म। 1674 शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में छत्रपति की पदवी मिली और राज्याभिषेक करवाया। 18 जून को जीजाबाई की मृत्यु। 5 अप्रैल 1680 शिवाजी महाराज की मृत्यु। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती ही। तो आप सब कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी आप सबको, और भारत का इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे, और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक जय श्री राम।